साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सबके बीच लगातार बनी हुई हूँ और ऐसे ही बनी रहूंगी जब तक आप अपना सिलेक्शन नहीं ले लेते आने वाले आगामी परीक्षाओं में। जैसे कि हमारी रेलवे की वैकेंसी आई हुई है, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम आने वाला है, साथ ही साथ एसएससी का कैलेंडर भी जारी हो चुका है। उसमें अब एसएससी में सीपीओ का एग्ज़ाम आने वाला है, सीएचएसएल आने वाला है और शायद अक्टूबर में आपका सीजीएल भी होने वाला है। तो सभी में जीएस पूछी जाती है और जीएस का इतना बड़ा फील्ड है जो कवर करना मुश्किल है। इसी चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी करा रहे हैं। जो हमारे रोहित सर हैं जो ज्योग्राफी करा रहे हैं और सर रीजनिंग करा रहे हैं, मैथ अमित सर करा रहे हैं और साइंस जनरल साइंस मैं करा रही हूँ। और हम चाहते हैं कि आपका हमें सहयोग मिले, आप अच्छे अच्छे कमेंट करें, जो भी हमारी गलतियाँ होती हैं वीडियो को शेयर करें। और जब आप हमारी गलतियों को बताएंगे तभी हम अपनी गलतियां सुधार पाएंगे, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस स्टूडेंट को हमारे को किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है और उसे क्या समझ नहीं आया। और हम कोशिश करेंगे कि जब आप हमारी गलतियों को हमारी कमेंट्स में बताएंगे तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन्हें सुधारेंगे भी, ताकि हमारे किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो और अपने मम्मी पापा का सपना साकार करे और जल्दी से जल्द अपना सिलेक्शन ले और अपनी एक सीट पक्की करे। तो इसी के साथ आज हम बात करने वाले हैं तरंग चैप्टर के ही ध्वनि पर कि ध्वनि होती क्या है, उसके गुण कितने, उसके लक्षण कितने होते हैं, क्या है ध्वनि, हमारी जो आवाज़ है हम बोलते कैसे हैं। किसी की आवाज़ बारीक होती है यानी पतली होती है, किसी की भारी आवाज़ होती है, तेज आवाज़ होती है, वो किस बेस पर होती है, ये सब हम बात करेंगे आज अपनी क्लास में। कि कितने डेसिबल तक की जो ध्वनि है वो मनुष्य सुन सकता है, उसके लिए अच्छी है, या किस डेसिबल के बाद मनुष्य के लिए ध्वनि हानिकारक हो जाती है, ये सब हम बात करेंगे आज। और ये ध्वनि जो टॉपिक है ये हमारा यांत्रिक तरंगों से है, क्योंकि यांत्रिक तरंगें कितने प्रकार की होती हैं, आपकी दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। यांत्रिक तरंगें होती क्या हैं? यांत्रिक तरंगें ऐसी तरंगें हैं जिनके संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। और आपका यांत्रिक तरंग में दो तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनमें किसी भी माध्यम की में गति करती तरंग की दिशा कण की कंपन की दिशा के अनुदिश होती है, वो अनुदैर्ध्य है। और जिसमें तरंग की गति के लंबवत कंपन की दिशा होती है तो वो होती है आपकी अनुप्रस्थ तरंगे। साथ ही साथ अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का लक्षण नहीं है। हमारी ध्वनि के तीन लक्षण होते हैं। पहला होता है आपका प्रबलता। क्या होता है? प्रबलता। दूसरा होता है तारत्व या सुर। तारत्व या सुर, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पिच। और तीसरा होता है हमारा गुणता यानी क्वालिटी। क्या होता है हमारा? गुणता यानी कि क्वालिटी। ठीक है। और हमसे पूछा गया है कि ध्वनि का गुण क्या नहीं है। जब मैंने आपको बता दिया कि ध्वनि के तीन लक्षण होते हैं, प्रबलता, तारत्व या सुर और गुणता क्वालिटी, और साथ ही साथ हमें तीन ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या है कि ध्वनि का गुण ध्वनि का लक्षण क्या नहीं है। तो ध्वनि का लक्षण आपका शांता नहीं है। शांता वो है जो कि दो द्रवों के बीच या गैसों के बीच गैसों की दो परतों के बीच गति कर रही आपेक्ष गति का विरोध करता है, वह गुण क्या है? आपका शांता है। जो गैसों में आपका शांता होती है वो उसमें परतों में इस अणुओं के स्थानांतरण की वजह से होती है, और द्रव में जो शांतता होती है वो आपके संसंजक बल के कारण अणुओं में होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाता है करेक्ट। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तारत्व निर्भर करता है। मतलब तारत्व क्या है, सुर क्या है? ये तारत्व ध्वनि का एक ऐसा लक्षण है, यानी कि पिच एक ऐसा लक्षण है जो हमारा आवृत्ति पर निर्भर करता है। यदि सुर या तारत्व आपका अधिक है तो आपकी आवाज क्या होगी? पतली होगी। और अगर आपका सुर या तारत्व कम है तो आपकी आवाज कैसी होगी? भारी होगी। यानी हमारा जो तारत्व है वो निर्भर करता है आपका आवृत्ति पर। अगर आवृत्ति अधिक है या सूर्य तारत्व अधिक
आवाज आपकी पतली होगी, और अगर सुर या तारत्व कम है यानी कि आवृत्ति कम है तो आपका क्या होगा, आवृत्ति कम होने पर तारत्व कम होगा, और तारत्व कम होने पर आवाज आपकी भारी हो जाएगी। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि तारत्व किस पर निर्भर करता है, तारत्व यानी सुर किस पर निर्भर करता है, सुर आपका निर्भर करता है आवृत्ति पर। आवृत्ति क्या है, आवृत्ति है आपकी 1 सेकंड में कंपन करने, 1 सेकंड में जितना भी कंपन होता है किसी कण में वो आपकी आवृत्ति होती है। 1 सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या आवृत्ति है। साथ ही साथ हमारा सेकंड ऑप्शन हमें दिया गया है आयाम, आयाम दिया गया है। आयाम क्या होता है, आयाम है हमारा जब कोई तरंग अपने केंद्र से विचलित होती है, विक्षेपित होती है, तो कितनी दूरी तक विक्षेपित होती है वो आपका आयाम होता है। साथ ही साथ हमें थर्ड ऑप्शन दिया गया आवर्तकाल। आवर्त क्या है, किसी भी तरंग द्वारा एक आवर्त को पूरा करने में जो समय लगता है तो वो क्या है आपका आवर्तकाल है। साथ ही साथ हमें ऑप्शन डी दिया गया है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या है, किसी भी एक आवर्त को पूरा करने में जो दूरी तय की जाती है वो आपकी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है, जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कि तारत्व किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति क्या है, 1 सेकंड में कंपनों की संख्या है, यानी आवृत्ति अधिक तो तारत्व या सुर अधिक, और तारत्व या सुर अधिक तो आवाज पतली। और आपका दूसरा अगर इसका अपोजिट देखें कि आवृत्ति कम तो सुर भी कम, यानी कि आपका तारत्व भी कम, और जब तारत्व कम तो आवाज भारी होगी। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस कारण हमें ध्वनि समान प्रबलता तथा समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है, यानी एक ऐसी क्वालिटी जिससे हमें समान प्रबलता होती है आपकी, जो किसी भी ध्वनि के मंद या तेज होने को महसूस करवाती है। प्रबलता ये हम एक फोन, कभी आपने देखा होगा कि कभी फोन में आवाज कम आने लगती है, कभी ये ठीक से आने लगती है, तो वो क्या है आपकी ध्वनि की प्रबलता है। यानी प्रबलता ध्वनि का एक ऐसा लक्षण है जो हमें महसूस कराता है कि ध्वनि मंद है या तेज है। ठीक है, तो उसी के साथ अगर समान प्रबलता और समान तारत्व के ध्वनियों के अंतर में जो अंतर प्रतीत होता है वो किसके कारण प्रतीत होता है, ये हमसे बोला गया। जो अंतर जो महसूस कराता है वो क्या है आपका गुणता है। गुणता एक ऐसा गुण है किसी भी ध्वनि का ऐसा लक्षण है, गुणता ध्वनि का एक ऐसा लक्षण है जिससे हमें पता चलता है कि ये ध्वनि समान प्रबलता की है या समान तारत्व की है। उसका आपको क्या अंतर महसूस होता है, किसके द्वारा, गुणता के द्वारा। तो हमसे पूछा गया जिस कारण, एक ऐसा कारण जिससे हमें ध्वनि में किसी समान प्रबलता और समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्राप्त चलता है, यानी कोई ध्वनि है वो समान प्रबलता की है या समान तारत्व की है, लेकिन हमें उनमें भी अंतर पता चल जाता है, महसूस हो जाता है, तो वो क्या है आपका गुणता है। कि गुणता के आधार पर हमें पता चलता है कि किस तरीके से हमें अब देखो प्रबलता क्या है, किसी भी ध्वनि का तेज या कम होना, यानी मंदा या तेज होना जो महसूस होता है वो आपको प्रबलता के थ्रू महसूस होता है। साथ ही साथ तारत्व है, तारत्व ध्वनि का एक गुण है, अगर तारत्व अधिक है तो आवाज पतली और तारत्व कम है तो हमारी आवाज तेज हो जाएगी। और तारत्व किस पर निर्भर करता है आपका, आवृत्ति पर निर्भर करता है। और हमसे पूछा गया है कि समान प्रबलता और समान तारत्व की ध्वनियों में जो अंतर महसूस कराता है वह गुण क्या है आपका, गुणता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा क्या है। मतलब एक मनुष्य मैक्सिमम कितने डेसिबल तक की वैल्यू सुन सकता है, एक मनुष्य है कितने डेसिबल सुन सकता है, ये पूछा गया है हमसे कि मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा क्या है। मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा आपकी हो जाती है 95 डेसिबल। ये डेसिबल क्या है, हमारी जो ध्वनि की चाल है उसका मात्रक है बेल, और बेल का 10वां ही भाग क्या है आपका डेसिबल है, यानी ध्वनि का सबसे बड़ा मात्रक क्या है बेल, और बेल का 10वां भाग क्या है आपका डेसिबल है। ठीक है,
बच्चों, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन बी कि मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा आपकी 95 डेसिबल हो जाती है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी माध्यम के किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल के प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। क्या माध्यम में कोई बिंदु है, उसका एकांक क्षेत्रफल के प्रति सेकंड तल से गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। क्या होती है ऊर्जा के बराबर? ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि का तारत्व, ध्वनि की गुणता या ध्वनि की प्रबलता। हमसे पूछा गया है कि किसी भी माध्यम में एक बिंदु के एकांक क्षेत्रफल से जो भी प्रति सेकंड यानी एक सेकंड में लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा है वो आपकी क्या कहलाएगी। यानी कि मैं बोल रही हूँ और आप तक मेरी बात पहुंच रही है सेकंड टू सेकंड, तो ये क्या है आपका, किस वजह से पहुंच रही है वो ऊर्जा क्या है, ये पूछा गया। तो वो होती है हमारी आपकी ध्वनि की तीव्रता। क्या होती है आपकी ध्वनि की तीव्रता, क्योंकि हमें पता है कि ध्वनि का तारत्व आवर्ती पर निर्भर करता है और वो क्या है, एक ध्वनि का लक्षण है। तो क्या है आंसर आपका, ध्वनि की तीव्रता। माध्यम के किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है क्या, ध्वनि की तीव्रता। ठीक है बच्चों, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है कि ध्वनि की जो तीव्रता है वो एक सेकंड में गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होती हैं तो कहलाती हैं। यानी जब हम किसी घने जंगल में जाते हैं, आवाज लगाते हैं, शोर करते हैं, तो वो आवाज हमें वापस सुनाई देती है। तो यही बोला गया है कि जब ध्वनि की तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर यानी एक मजबूत टावर से टकराती हैं या किसी पहाड़ से टकराकर वापस लौटती हैं तो क्या कहलाती हैं। यानी हमारी ही वॉइस हमें रिपीट होकर सुनाई देती है तो वो क्या कहलाती है आपकी, अनुरणन, अनुनाद या प्रतिध्वनि। तो वो कहलाती है हमारी प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि सुनने के लिए एक मनुष्य और जो आवाज उन्होंने लगाई है उसके बीच की दूरी आपकी मिनिमम आपकी होती है, अगर हम याद करने के हिसाब से देखें तो मिनिमम 17 मीटर होनी चाहिए। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते हैं तो वो 16.6 होती है। कितनी होती है आपकी, अगर एग्जैक्ट की बात करें तो 16.6 मीटर होती है। अगर हम मोटा मोटी याद करें तो हमारा हो जाता है 17 मीटर कि एक मनुष्य से और जहां भी हम आवाज लगा रहे हैं उस दृढ़ टावर या किसी पहाड़ के टकराने से मनुष्य की दूरी आपकी 16-17 मीटर के आसपास होनी चाहिए। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू याद करते हैं तो वो 16.6 मीटर के समथिंग है। तो हमसे पूछा गया है कि जब कोई किसी माध्यम से ध्वनि तरंगे किसी दूर स्थित दृढ़ टावर से किसी टावर से टकराएं या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती हैं तो वो क्या कहलाती है, आपकी प्रतिध्वनि कहलाती है। और हमें प्रतिध्वनि कितनी सुनाई देती है कि एक सेकंड का 10वां भाग हमें सुनाई देती है। कितना सुनाई देती है, 1/10 समय सुनाई देती है। कितना सुनाई देती है, 1/10 समय तक आवश्यक सुनाई देती है। यानी कि जब ध्वनि की तरंगे दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराई और टकराकर हमें वही वॉइस अपने आप सुनाई दी हमारी, तो वो है हमारी प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि के और व्यक्ति के बीच कितना, मतलब जो हमने ध्वनि तरंगे भेजी हैं, हमने आवाज लगाई है, वो हमें आवाज वापस आ रही है, तो वो क्या है आपका, उसके बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, 16.6 या 17 मीटर होनी चाहिए। साथ ही साथ कि हमें कितनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि का कितना भाग मिलता है सुनने के लिए, 1 सेकंड का 10वां भाग यानी 1/10 सेकंड का समय, 1/10 सेकंड समय मिलता है हमें उस मूल ध्वनि से प्रतिध्वनि सुनने के लिए। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कारण है कि ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है। कि ध्वनि का ऐसा कौन सा गुण है, ऐसा कौन सा लक्षण है जिसकी वजह से जो हमारी वॉइस है वो हमें दिन में तो कम दूर तक सुनाई देती है लेकिन रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है। तो आप खुद ऑप्शन देखिए, ध्वनि में परावर्तन, ध्वनि में अपवर्तन या ध्वनि का व्यतिकरण या विवर्तन। ये सभी हम एक के बाद एक अभी पढ़ेंगे डिटेल से कि परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, विवर्तन क्या है और आपका
विवरण क्या है। ध्वनि का परावर्तन या प्रतिध्वनि एक ही बात है। साथ ही साथ हमने ये देखा कि क्या कारण है कि जो ध्वनि है वो दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है। आप दिन में आवाज लगाए उसी फिक्स पॉइंट से, वो दूर खड़े व्यक्ति को थोड़ा कम सुनाई देगी। अगर आप रात को बोलते हैं तो आपकी आवाज दूर तक जाती है। तो ये कारण किसका है? ये कारण है ध्वनि के अपवर्तन का। किसका? ध्वनि के अपवर्तन का। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है बी करेक्ट, कि अगर हमें दिन की अपेक्षा ध्वनि अगर हमें दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई दे रही है तो वो कारण है हमारा ध्वनि में अपवर्तन। यानी ध्वनि का जितना ज्यादा अपवर्तन होगा हमें आवाज उतनी ही दूर तक सुनाई देगी। कब? रात में। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बार बार परावर्तन के कारण जब ध्वनि का स्थायित्व हो जाता है, यानी कोई वॉइस है उसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है, यानी किसी स्रोत के बंद करने के बाद भी अगर हमें हॉर्न वगैरह की आवाज सुनाई दे रही है, महसूस हो रही है, दीवारों से हमें आवाज निकलती हुई सुनाई दे रही है, परावर्तन महसूस हो रहा है, तो वो क्या है? हमारा बार बार की प्रतिध्वनि की क्रिया हमारी क्या कहलाती है? आपका अनुरणन कहलाती है। जैसे कि हम किसी बंद कमरे में आवाज लगाते हैं, उसके बाद भी हमें आवाज अपनी कई बार तक गूंजती हुई महसूस सुनाई देती है, यानी प्रतिध्वनि बार बार रिपीट होती है या बार बार परावर्तन महसूस होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? आपका अनुरणन कहलाता है। यही हमसे पूछा गया है कि बार बार परावर्तन के कारण जब ध्वनि का स्थायित्व होता है, ध्वनि का ठहराव होता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है अनुरणन। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है, मतलब जब हमारी कोई भी वस्तु है उसमें जो कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति यानी जो वाइब्रेशन है वो किसी गतिमान चालक के या गतिमान वस्तु के बल के कंपन की आवृत्ति के बराबर हो जाती है। मतलब कोई स्थित वस्तु है उसके कणों की कंपन और उस पर गति करने वाले बल के गति जिस बल से हो रही है उस पर लगने वाले जो कंपन हैं उनकी जो आवृत्ति अगर वो बराबर है और बहुत अधिक आयाम से कंपन करते हैं, और वो कण क्या है? बहुत अधिक आयाम से आपके कंपन करते हैं, तो वो घटना आपकी क्या कहलाएगी? ये हमसे पूछा गया है। अनुरणन क्या है? अनुरणन है आपका बार बार परावर्तन होना या हमें प्रतिध्वनि का बार बार सुनाई देना, वो आपका अनुरणन था। साथ ही साथ जब किसी वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति और किसी चालक बल द्वारा कंपन की आवृत्ति के बराबर होता है तो वह वस्तु अधिक आयाम के साथ अगर आपका कंपन करती है तो वह घटना आपकी क्या कहलाती है? अनुनाद कहलाती है, रेजोनेंस कहलाती है। इसका एक उदाहरण आप देखेंगे कि अगर कहीं पुल पर आर्मी के जवान जा रहे हैं यानी सैनिक जा रहे हैं तो उन्हें बोला जाता है कि आप कदम ताल में ना चले। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो कंपन है वो दोनों का हो जाएगा और पुल टूटने का खतरा जो वहां पर पुल बना हुआ है वो टूटने का खतरा रहेगा, वो आवाज करता है, वहां रेजोनेंस पैदा होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि कभी भी कदम ताल मिलाकर ना चले। अगर आप कोई पुल पार कर रहे हैं, कोई ब्रिज पार कर रहे हैं, तो वो किसका उदाहरण है? आपका अनुनाद का उदाहरण है। ठीक है, तो इसी के साथ हमसे पूछा गया था कि जब कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर है तो वह वस्तु अधिक आयाम के साथ कंपन करती है, तो वो घटना आपकी क्या कहलाएगी? अनुनाद कहलाएगी। यानी कि सैनिकों से जब आपका कदम ताल में चलने के लिए किसी पुल पर मना किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि अगर वो कदम ताल में चलेंगे तो वहाँ अनुनाद होगा, रेजोनेंस होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाता है बी करेक्ट। जब हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाता है तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण होता है। मतलब जब या तो उनकी आवृत्ति दोनों की n है या आयाम a मान लेते हैं हम, एम्पलीट्यूड, दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं, एक वॉइस तरंग ये है और एक वॉइस तरंग ये है, ये दोनों एक बिंदु पर एक साथ पहुंच जाती हैं। तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का यानी जो दोनों की वॉइस थी उसका एक्सचेंजमेंट होगा, ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। तो वो घटना हमारी क्या कहलाती है? या तो आपका आवृत्ति इक्वल हो
या आपका आयाम इक्वल हो। क्या इक्वल हो? या तो आवृत्ति इक्वल हो या आयाम इक्वल हो। किसका? दोनों तरंगों का। जब दोनों तरंगों का आवृत्ति और आयाम इक्वल होता है तो तरंगे एक किसी इस बिंदु पर पहुंच जाती है। ये दो तरंगे हैं, ये एक बिंदु पर पहुंच गई आपका, तो यहाँ से इस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण होता है, यानी जो वॉइस आई थी इन दोनों तरंगों के थ्रू उसका भी क्या हो जाता है? आपका वितरण हो जाता है। जब इन बिंदु ध्वनि ऊर्जाओं का वितरण हो जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका ध्वनि का विवर्तन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है कि वो कहलाता है हमारा ध्वनि का विवर्तन। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी बच्चों, ये हमसे पूछा गया था जब एक ही बिंदु से ऊर्जा का वितरण होता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका व्यतिकरण। विवर्तन आपका वो होता है जब ध्वनि किसी बिंदु से विक्षेपित हो जाती है, तो वो कहलाता है आपका विवर्तन। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि क्या कहलाता है? जब समान आवृत्ति आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक बिंदु से दोबारा अपनी एनर्जी को वितरित करती है तो वो कहलाता है आपका ध्वनि का व्यतिकरण। और जब एक ही बिंदु से वो विक्षेपित होती हैं, अलग अलग होती हैं, तो वो आपका कहलाता है विवर्तन। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब दोनों तरंगे उस बिंदु पर एक ही कला में पहुंचती हैं तो वह ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है। यानी जब कोई दो तरंगे एक बिंदु पर पहुंचती हैं, यानी उनके कला मतलब कंपन कला में पहुंचती हैं, एक ही कक्षा में पहुंचती हैं, एक ही बिंदु पर पहुंचती हैं, तो उनकी जो ध्वनि की तीव्रता है वो आपकी अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है। तो वो घटना आपकी क्या कहलाती है? वो घटना कहलाती है आपकी संपोषी व्यतिकरण। क्या कहलाती है आपकी? संपोषी व्यतिकरण। और विनाशी व्यतिकरण क्या होता है आपका? विनाशी व्यतिकरण होता है आपका जब दोनों तरंगे अलग अलग जब दोनों तरंगे अलग अलग कला में पहुंचते हैं, अलग अलग कला में पहुंचती है, मतलब उसमें बोला था कि एक ही बिंदु पर एक ही कला में पहुंचती है तो ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है, तो उसे बोलते हैं हम संपोषी व्यतिकरण। लेकिन हमारा विनाशी व्यतिकरण क्या होता है? हमारा विनाशी व्यतिकरण होता है कि जब जो तरंगे हैं उनकी जो तरंगों जो है वो अपनी अलग अलग कलाओं में पहुंचती हैं, किसी एक बिंदु पर ना पहुंचकर, तो वो आपका क्या होता है? विनाशी व्यतिकरण होता है। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन ए करेक्ट। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयाम का ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले तो आयाम क्या है ये देख लेते हैं। ये हमने कोई तरंग बनाई, ये इस तरीके से विक्षेपित होती है आपकी तरंग। तो हमसे आयाम होता है आपका कि जब कोई तरंग अपने ओरिजिन से, अपने केंद्र से जितनी अधिक विक्षेपित होती है, यानी इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है वो कि ये कितनी विक्षेपित हुई है, ये आपका क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। अब हमसे पूछा गया है कि आयाम का ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है। आयाम अधिक है तो ध्वनि तेज होगी, आयाम कम होने पर ध्वनि धीमी होगी, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जब आयाम तेज होगा तो आपकी ध्वनि तेज होगी, लेकिन जब आवृत्ति ज्यादा होगी तो आपकी आवाज कैसी होगी? पतली होगी। साथ ही साथ जब आयाम कम होगा तो जो ध्वनि है वो कम होगी, और अगर आवृत्ति कम है तो आपकी आवाज क्या होगी? भारी होगी। ठीक है बच्चों, तो हमसे पूछा गया कि ध्वनि पर आयाम का क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी करेक्ट है कि आयाम अधिक होने पर क्या होता है? ध्वनि तेज होती है, और आयाम कम होने पर भी आपकी ध्वनि क्या होती है? धीमी होती है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है कि आयाम का ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है। आयाम जब तेज है, अधिक है, तो ध्वनि तेज, और आयाम जब कम है तो ध्वनि भी कैसी होगी? धीमी होगी। तो हमारा आंसर हो जाता है कि उपयुक्त दोनों। साथ ही साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवृत्ति का ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है। आवृत्ति मतलब तारत्व, क्योंकि तारत्व क्या है, ध्वनि का एक लक्षण है जो किस पर निर्भर है, आपका आवृत्ति पर निर्भर है। और आवृत्ति अधिक तो आवाज पतली या सुरीली, और आवृत्ति कम तो आवाज आपकी कैसी, भारी होगी। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि आवृत्ति का ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है। आवृत्ति कम तो आवाज भारी होगी, आवृत्ति अधिक तो आवाज आपकी पतली होगी। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है कि उपयुक्त दोनों, आवृत्ति के कम होने पर आवाज भारी, आवृत्ति के अधिक होने पर आवाज पतली या सुरीली होगी। साथ ही साथ हम देख लेते हैं कि अगर आवृत्ति और आयाम को दोनों को एक साथ मिक्स किया जाए तो हमारा चार्ट क्या बनेगा। ये हमने बना तरंगे, यहाँ देखो, यहाँ आयाम अधिक है, क्या अधिक है, आयाम अधिक है, और आवर्ती भी अधिक है, और क्या अधिक है, आवृत्ति भी अधिक है। तो आयाम अधिक होने पर आवाज भारी होगी और आवृत्ति अधिक होने पर आपकी आवाज कैसी होगी, पतली होगी। आयाम अधिक है और आवृत्ति कम है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोलनों की संख्या कम है। आवृत्ति कम तो आवाज आपकी भारी, इस कंडीशन में आपकी आवाज कैसी होगी, आवाज होगी आपकी इस कंडीशन में भारी और तेज। ठीक है, क्योंकि भारी क्यों होगी कि आवृत्ति कम है तो आवाज भारी हो जाएगी, और आयाम अधिक है तो आवाज तेज होगी। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि आयाम कम है और आवृत्ति भी कम है, आयाम कम और आवृत्ति भी कम। आयाम और आवृत्ति दोनों कम है यहाँ से यहाँ तक। तो क्या होगा ये, जब आयाम कम है तो आवाज धीमी होगी और आवृत्ति कम है तो आवाज भारी होगी। मतलब इस कंडीशन में आपकी जो आवाज है वो आपकी होगी धीमी और भारी। मतलब वैसे तो सिलो सिलो बोलेंगे और आवाज कैसी होगी, भारी होगी। यहाँ आपकी आवृत्ति अधिक है और आयाम भी अधिक है, आवृत्ति अधिक और आयाम भी अधिक। आयाम भी अधिक, तो आपकी आवाज हो जाएगी यहाँ पर, आवृत्ति अधिक होगी तो आपकी आवाज कैसी होगी, पतली, और आयाम अधिक है तो आवाज कैसी होगी, भारी। मतलब वैसे तो पैनी आवाज है और वैसे वो तेज बोलेगा। ठीक है, साथ ही के साथ आगे हमें आवृत्ति अधिक है और आयाम क्या है, कम है। ये क्या है आपका, आवृत्ति तो आपकी क्या है, अधिक है, आवृत्ति अधिक और आयाम आपका कम है, आयाम कम। तो ये आपकी आवाज होगी कैसी, पतली और आपकी धीमी। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर आयाम अधिक और आवृत्ति कम है तो आवाज होगी भारी और तेज, अगर आयाम कम है और आवृत्ति भी कम है तो आवाज होगी धीमी और भारी। साथ ही साथ जब आवृत्ति भी अधिक है और आयाम भी अधिक है तो आपकी आवाज होगी पतली और भारी। साथ ही साथ जब आपका आयाम तो कम है और आवृत्ति अधिक है तो आपकी आवाज होगी पतली और अधिक। ठीक है, इस हमारा आंसर तो हो गया था ऑप्शन नंबर सी कि आवृत्ति का ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि आवृत्ति कम तो आवाज भारी और आवृत्ति अधिक तो आवाज पतली या सुरीली होगी। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों का कार्यक्रम सुनते हैं, संभव है। यानी रेडियो में जो बटन आता है उसे घुमाने से जब हमारे चैनल चेंज होते हैं तो वही पूछा गया है कि रेडियो की घुंडी अगर हम बार बार घुमाकर विभिन्न स्टेशनों पे पहुंचते हैं, जैसे रेडियो
रेडियो मिर्ची है, वीडियो FM रेडियो है, तो उन सब पे हम अगर चैनल चेंज करते हैं तो वो किस वजह से करते हैं, क्या घटना है कि किस कार्यक्रम के द्वारा ये संभव है कि हम अपने विभिन्न चैनलों को, स्टेशनों को चेंज करते रहते हैं? अनुनाद के कारण, विस्पंद के कारण, व्यतिकरण के कारण या विवर्तन के कारण? ये होता है आपका अनुनाद के कारण या नो सेंस के कारण। सेंस क्या है? जब दो आवृत्तियां बराबर होती हैं, किसकी? जब ध्वनि तरंगों की आवृत्तियां बराबर होने लगती हैं आपस में, तो वो आपका रेनोसेंस होता है, अनुनाद होता है। तो वही बोला गया है कि हम रेडियो के घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों का जो कार्यक्रम बदलते हैं वो किस कारण से संभव है? तो वो आपका किसके कारण से संभव है? अनुनाद के कारण संभव है। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। जब हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है, इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है। हमारी साधारण बातचीत के लिए ध्वनि की तीव्रता कितने डेसिबल होनी चाहिए? यानी ध्वनि की जो इकाई है, ध्वनि का जो मात्रक है वो ब्रेल है। मात्रक क्या है? ब्रेल है। और बेल का 10वां हिस्सा, बेल का 10वां भाग डेसिबल है। ठीक है, बेल का 10वां भाग क्या है? आपका डेसिबल है। और हमसे पूछा गया है कि साधारण बातचीत के लिए ध्वनि की तीव्रता कितनी होनी चाहिए? तो आपकी ध्वनि की तीव्रता 30 से 40 डेसिबल बहुत है साधारण बातचीत के लिए। WHO ने जो मानक माना है कि आपके कितने मानक वैल्यू मानी है मनुष्य के लिए WHO ने, तो वो है आपकी 50 डेसिबल। यानी WHO द्वारा मानक ध्वनि, WHO द्वारा मानक ध्वनि जो मनुष्य के लिए फायदेमंद है वो आपकी मानी है 50 डेसिबल। कितनी मानी है आपकी? 50 डेसिबल मानी है। अगर मनुष्य 70 से 80 डेसिबल की बात करें तो अगर वो ध्वनि होती है तो वो हमारी शोर में परिवर्तित हो जाएगी, नॉइज में परिवर्तित हो जाएगी। साथ ही साथ 150 या उससे अधिक डेसिबल की जो ध्वनि कोई मनुष्य सुनेगा तो वह ध्वनि उसे पागल कर सकती है। आपने देखा भी होगा कि जब हम ज़्यादा टाइम तक फुल वॉल्यूम करके ब्लूटूथ वगैरह लगाकर या हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनते हैं तो काफ़ी देर बाद हमारे कानों में भी दिक्कत होने लगती है और ऐसा लगता है कि हमारे आसपास अपनी कोई दुनिया है ही नहीं, बस हम म्यूजिक की दुनिया में रह रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप अच्छी क्वालिटी का कोई हेडफोन वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें आता है, अगर आप उससे एक्स्ट्रा वॉल्यूम करते हैं तो वो आपके लिए इन्फॉर्म करता है कि इससे आगे वॉल्यूम करना थोड़ा ठीक नहीं है, इतना ही तक ठीक है। तो साथ ही साथ अगर हम देखते हैं कि अगर हम कहीं घने जंगल में हैं और हम एक छोर से दूसरे छोर की तरफ आवाज़ लगाएंगे तो हम जितने डेसिबल की आवाज़ लगाएंगे उसमें से कम 10 डेसिबल की वैल्यू घने जंगल के पेड़ पौधों और जंतुओं के बीच टकराते हुए अगर हमारे दूसरे कोने पर जाएगी तो वो 10 डेसिबल कम जाएगी। यानी मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं किसी घने जंगल में खड़ी हूँ और मुझे आवाज़ लगानी है जंगल के दूसरे कोने की तरफ और मैं अगर 50 डेसिबल की आवाज़ लगाती हूँ, से ध्वनि करती हूँ कि आवाज़ साउंड लगाती हूँ, चिल्लाती हूँ, तो वो हमारी जो दूसरे छोर पर आवाज़ जाएगी वो 40 डेसिबल तक ही जाएगी। साथ ही साथ इस सबको ध्यान में रखते हुए ग्रीन मफलर योजना चलाई गई थी। किसके लिए? जो हमारा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, नॉइज प्रदूषण हो रहा है, इसको नियंत्रित करने के लिए क्या चलाई गई थी? आपको ग्रीन मफलर योजना चलाई गई थी। किसके लिए? नॉइज पोल्यूशन के लिए। तो अगर हम 150 डेसिबल से अधिक की ध्वनि सुनते हैं तो वो हमारे लिए खतरनाक होती है। और नॉर्मली जो WHO ने मानक माना है वो 50 डेसिबल को माना है। और जो हम आपकी नॉर्मल बातचीत के लिए यूज़ करते हैं वो 30 से 40 डेसिबल तक की लैंग्वेज ध्वनि यूज़ करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाता है आपका 30 से 40 डेसिबल। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का
आयाम कम होता है, आयाम अधिक होता है, तारत्व कम होता है या तारत्व अधिक होता है। मतलब अगर आयाम अधिक होता आयाम कम होता है तो आवाज धीमी होती है, आयाम अधिक होता है तो आवाज भारी होती है, तेज होती है। साथ ही अगर तारत्व कम है तो आवाज आपकी कैसी होगी, भारी होगी। और अगर आपका तारत्व अधिक है तो आपकी आवाज कैसी होगी, पतली होगी। और तारत्व किस पर निर्भर करता है, हमारा आवृत्ति पर। और जब आवृत्ति अधिक होती है तो भी हमारी आवाज कैसी होती है, पतली होती है। और वही हमसे पूछा गया है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है, पैनी आवाज होती है, पतली आवाज होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपका तारत्व का अधिक होना। क्या कारण है इसका? तारत्व का अधिक होना। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन डी कि अगर तारत्व अधिक है, यही कारण है कि तारत्व अधिक होने के कारण महिलाओं की आवाज तीक्ष्ण होती है पुरुषों की आवाज की अपेक्षा। पुरुषों की आवाज कैसी होती है आपकी? ज्यादातर सभी पुरुषों की आवाज आपको मिलेगी भारी मिलेगी और तेज मिलेगी। तेज क्यों है? क्योंकि वो आपकी आयाम अधिक होने की वजह से आवाज क्या है, तेज है। और आवृत्ति कम होने की वजह से आवाज भारी है। तो यही तो पूछा गया है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका तारत्व का अधिक होना। तारत्व का अधिक होना यानी आवृत्ति का अधिक होना। और आवृत्ति अधिक है तो आवाज कैसी होती है आपकी? पतली होती है। इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है यहीं। फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, और जिसमें हम आपको बताएंगे कि विद्युत, उसमें कुछ मिक्स क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कुछ होंगे आपके ध्वनि से रिलेटेड, कुछ होंगे आपके विद्युत चुम्बकीय तरंगों से रिलेटेड कि किस तरंग का क्या यूज़ है और किस फील्ड में हम उस तरंग को ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम कोशिश करते हैं कि आप अपने साथ पेन और नोटबुक लेकर बैठें ताकि साथ के साथ नोट्स बनाएं, क्योंकि आने वाले टाइम अब आप अगर स्क्रीनशॉट ले लोगे तो वो भी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि अगर नोटबुक में लिखा हुआ है और आप कहीं जा रहे हैं नोटबुक को अपने साथ ले जा सकते हैं, बैठकर रास्ते में सफ़र करते हुए पढ़ सकते हैं। इससे आपका सफ़र भी आसान हो जाएगा और आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि जीएस जो है वो हमेशा प्रैक्टिस मांगती है और जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छा स्कोर गेन करेंगे। ठीक है, इसी के साथ अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।